हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णमाला क्लासेस। मैं हेमंत बसवाल। आज हम पढ़ेंगे ग्रीको रोमन हिस्टोरियोग्राफी। इससे पहले मैंने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वो पूरी कंप्लीट करवा दी है। जो मॉडर्न तक पूरा जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जो दूसरा टॉपिक आता है वो ये आता है कि जो वर्ल्ड में और जगह पर एंशिएंट टाइम में जो हिस्टोरियोग्राफी थी वो किस प्रकार की थी और उनका किस प्रकार से विकास हुआ और दूसरी जगहों पर उसका किस तरह से प्रभाव पड़ा पूरी हिस्ट्री राइटिंग पे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है ग्रीको रोमन और उसके साथ में आएगा चाइनीज़ जो हिस्टोरियोग्राफी है उसका। ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीको रोमन हिस्टोरियोग्राफी की। तो ग्रीको रोमन जो है उसको सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये है ग्रीस वाला। तो इसी को बोलते हैं यूनान, इसको हिंदी में यूनानी और रोमन हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। तो ये रोम वाला पार्ट ग्रीक वाला पार्ट है और बाद में जाकर ये 5th सेंचुरी तक 5th सेंचुरी की जब हम बात करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5th सेंचुरी से लेकर 1st सेंचुरी BC की जब तक हम बात करेंगे तब तक हम यहाँ की बात करेंगे। और उसके बाद में ये जो साम्राज्य है ये बदल के हो जाता है रोमन साम्राज्य। लगभग इस पूरे एरिया को ये कवर करता है। तो बाद में जब हम 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी CE तक की बात करेंगे और जब हम रोमन हिस्टोरियोग्राफी की बात करेंगे तो हम इस टाइम पीरियड की बात करेंगे 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी CE तक। और तब हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे एरिया की। तो इसके लिए मैं शुरू करता हूँ अब। और आपको फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए। आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई भी सजेशन होता है तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए ताकि चैनल थोड़ा और आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो। तो ग्रीको रोमन हिस्टोरियोग्राफी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्लासिकल और दूसरा ऑगस्टस का जो टाइम पीरियड है। तो ऑगस्टस का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE तक। और जो क्लासिकल एज जो है वो 5th से 1st सेंचुरी BCE तक। अब इस टाइम पीरियड में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे यूनानी या फिर ये ग्रीक जो है ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी की। और इस पार्ट में जब हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रोमन हिस्टोरियोग्राफी की। अब हम आगे चलते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहेगा। इस हिस्टोग्राफी की अगर मैं दोनों को मिलाकर अगर इनकी विशेषता में देखूं तो ये एक तरह से शुरुआती जो हिस्ट्री राइटिंग की जो परंपरा वो हमें देखने के लिए मिलती है। इससे पहले भी यहाँ पे जैसे इंडिया में आख्यान और जो वंश चरित्र और इस तरह के जो थे, जो मौखिक रूप से जो ट्रांसफ़र होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, हिस्ट्री ट्रांसफ़र होती है, कहानियाँ ट्रांसफ़र होती है, टेक्निक ट्रांसफ़र होती है, उस प्रकार से यहाँ भी हमें उसी तरह की परंपराएं हमें पहले देखने के लिए मिलती है जो कि बाद में डेवलप होकर के बाद में हमें हिस्ट्री राइटिंग में हेरोडोटस के टाइम पे हमें हिस्ट्री राइटिंग में एक तरह से पूरा रिटर्न टेक्स्ट के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। तो ग्रीक जो हिस्टोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये एक मानक निर्धारित करके जाती है पूरी जो आज तक की जो हिस्टोग्राफी हम पढ़ते हैं, आज भी जो हिस्ट्री राइटिंग की जो टेक्निक्स हैं उसमें हम एक तरह से कहें कि ये नींव का काम करती है। और जो रोमन हिस्टोग्राफी है वो एक तरह से इसकी ग्रीक जो हिस्टोग्राफी है उसकी नकल है, क्योंकि ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड इसके बाद में आया है तो इनकी भी कोई गलती नहीं है। तो इन्होंने जो यहाँ से सीखा उसको इन्होंने यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया। लेकिन दोनों में फ़र्क ये हो जाता है कि ये जहाँ पर जो ग्रीक जो हिस्टोरियंस होते हैं वो जहाँ की समाज की और एक तरह से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट लिखने का प्रयास करते हैं, वहीं पे जो रोमन हिस्टोरियंस हैं वो राजकीय संरक्षण में हिस्ट्री लिखते हैं। अब जब हम आगे चलेंगे तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यूनानियों का या फिर ग्रीक लोगों का, यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो ग्रीक लोगों का जो सबसे पहले जो हम किसी राइटर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें होमर की जो राइटिंग है उसके अंदर हमें सबसे पहले हिस्टोरिकल कहें कि तथ्य या फिर एक तरह से हिस्टोरिक चीज़ें हमें उसके अंदर देखने के लिए मिलती है कि वो एक तरह से हिस्ट्री को उसके अंदर समाहित करने का अपने जो काव्य है, जो इसका जो राइटिंग है वो एक तरह से काव्य होता है या फिर पोएट्रिक होता है। तो अपने काव्य के अंदर ये हिस्टोरिक चीज़ें समाहित करने का प्रयास करता है। इसके बाद जो आते हैं हेसिडस जो आते हैं ये
एक तरह से कहें कि इनका जो इनके जो विचारधारा है वो धर्म से ज़्यादा प्रभावित होती है। और ये जो टाइम पीरियड है उसको ये कहें कि 4 भागों में या फिर कहें कि एक काल चक्रीय परंपरा को एक तरह से ये सोचने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमें हिंदू धर्म में भी मिलता है कि पहले सबसे पहले सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है और फिर बाद में सबसे एंड में जाकर कलयुग आता है। तो एक तरह से कहेंगे जो समय है उसका एक तरह से पतन हमें दिखाई देता है सारे युगों के अनुसार। इसी तरह से ये इसे स्वर्ण काल में रजत, चांदी और फिर इसे सिल्वर भी कह सकते हैं, इसे गोल्ड, और फिर कांस्य, और लास्ट में स्वर्ण, रजत, कांस्य और फिर लोह युग। तो इन सब में ये डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि ये काल चक्रीय है, एक के बाद दूसरा आता है। तो एक तरह से जो काल है उसका पतन होता हुआ हमें पूरे टाइम में हमें पतन होता हुआ उसका दिखाई देता है कि सबसे पहले जो टाइम होता है बहुत अच्छा होता है, फिर जो रजत काल आता है या फिर सिल्वर एज जो आती है उसके अंदर उसका थोड़ा सा हमें क्या कहेंगे थोड़ा सा परंपराओं का पतन या फिर एक तरह से संघर्ष थोड़ा सा हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर कांस्य के अंदर हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष हमें देखने के लिए मिलता है। और वहीं दूसरा लोह युग के अंदर काफ़ी सारा जो लोग हैं उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। तो ये एक तरह से बहुत बुरा काल होता है जो हम कलयुग बोलते हैं। कलयुग बहुत बुरा काल है, यहाँ पर कोई किसी के लिए कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ लोग अपना अपना सोचते हैं। तो उस तरह का ये भी यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो आ जाते हैं फिर हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है उनका आपने नाम सुना होगा, उनको हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं जिनको। तो उनको पढ़ना और उनके साथ में थुसिडाइडिस को पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन दोनों राइटिंग में। यहाँ पे थुसिडाइडिस और हेरोडोटस और थुसिडाइडिस, और यहाँ पर जो रोमन में हम पढ़ेंगे वो लिवी और एक और राइटर है टेसिटस। लिवी और टेसिटस ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनका समय काल जो है वो भी हमें बाद का देखने के लिए मिलता है। लिवी का भी समय काल जो है 56 में इनका जन्म होता है और इनका भी जन्म करीब 56 या फिर 55 BCE में होता है। सॉरी, इनका जन्म जो BCE में नहीं होता है, इनका जन्म तो CE में ही होता है, 55 CE में होता है। तो हेरोडोटस की हम बात करते हैं। हेरोडोटस की राइटिंग्स की सबसे पहले हम बात कर लें कि इनकी जो राइटिंग है या फिर पूरे जो ग्रीको रोमन की राइटिंग हम देखते हैं तो वो एक तरह से पूरे ग्रीक और रोमन दोनों के अंदर हमें मानवतावाद हमें इसके अंदर दिखाई देता है। जो भी राइटिंग हो रही है पूरे मानव को ध्यान में रखकर हो रही है। ज़्यादा धर्म पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो है चीज़ें जो घटनाएं हो रही हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो मानव द्वारा निर्मित जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा हमें हो रहा है। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन हालांकि वो धर्म के अकॉर्डिंग या फिर कहें कि भौतिकवाद से हट के उसने उसका इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास भले ही किया गया है, लेकिन इसके अंदर पूर्ण जो मेनली रहता है वो मानवतावाद का ही हमें दिखाई देता है। फिर अगर हम बात करें जो हेरोडोटस का जो समय काल है वो 400, ये समय काल याद रहेगा तो हमें समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा, बाकी इसका कोई ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। 430 BCE, तो ये ईसा पूर्व में ही इनका समय काल हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो लेखन कार्य करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा कम बायस्ड रहने का प्रयास करते हैं। इनके समय में जो मैंने जो आपको दिखाया था उसके बगल में ही ये, जैसे अगर ये ग्रीक एम्पायर है तो यहाँ पर ही पर्शियन एम्पायर है और इनके आपस में दोनों के युद्ध होते रहते थे, आपस में इनका संघर्ष चलता रहता था। तो ये है तो रोमन है तो ग्रीक, लेकिन ये जो जब इनका भी वर्णन करते हैं, ये पर्शियन का वर्णन करते हैं तो देशभक्ति के रूप से हैं। इनको क्या कहें कि अपने देश की ज़्यादा पक्ष रखते हैं, लेकिन साथ में इनका जो सैनिक जिस तरह से लड़ते हैं, इनका जो संघर्ष है उसकी भी ये प्रशंसा करने से नहीं चूकते हैं। तो एक तरह से कहें कि इनका लेखन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है।
हालांकि ये मानते हैं कि जो इतिहास की गति है, इसको अगर मैं यहाँ पर इनकी विशेषताएं लिख दूँ तो पहली विशेषता ये होगी कि जो इतिहास की गति है जो वो ईश्वर निर्धारित करता है कि क्या घटनाएं होंगी, वो ईश्वर की इच्छा से ही घटित होती हैं। इंसान जो कर रहा है या फिर मानव जो कर रहा है वो सिर्फ कारण मात्र है। तो घटनाओं को निर्धारण पहले से ही ईश्वर द्वारा किया जाता है। हालांकि उसका विश्लेषण भी करने का प्रयास करते हैं और थुसिडाइडिस जो है वो उसको थोड़ा और आगे उसको और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इनकी जो लेखन शैली है वो बहुत ज़्यादा रोचक या फिर पढ़ने में आसान है, और जो अच्छे राइटर्स की जो गुण होते हैं वो हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं कि एक बार हम पढ़ना शुरू करें तो उसको पढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन जब लेखक शैली ऐसी होती है कि हम पढ़ते ही चले जाएं तो उसके अंदर हमें ये भी चीज़ एक जो कमी हमें देखने के लिए मिलेगी, तो वो तथ्यों के साथ हमें थोड़ी सी वहाँ पर लेखक है जो थोड़ी सी छेड़खानी या फिर कहें कि उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। और कंप्रोमाइज़ कर देता है तो वो उन बातों को भी लिख लेता है जो उसने सुनी है या फिर जो सिर्फ रोचक है। तो हेरोडोटस जो है, जो आसपास के जो इलाके जहाँ वो नहीं गया है, या दूर के जो राष्ट्र हैं या फिर पूर्व के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर वो नहीं गया है, तो उनके बारे में जो उसने सुनी सुनाई बातें हैं उनको भी उसने कह दिया है। लेकिन साथ में उसकी एक विशेषता यह भी है कि उसने जब लिखा है उसको, तो उसके साथ उसने ये भी लिखा है कि मैंने ऐसा सुना है और इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। हालांकि वो उसको पूरे की तरह से सत्य स्थापित करने का प्रयास नहीं करता है, वो जैसा है उसको वैसा बताने का प्रयास करता है कि मैंने ये सुना था, मैं ये बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ। इस तरह से ये इसकी लेखन शैली हमें देखने के लिए मिलती है। फिर तीसरी अगर इसकी विशेषता की हम बात करें तो मैंने बता दिया था, तो फारस के जो युद्ध हैं उनका ये मुख्यतः अपने ग्रंथ में वर्णन करता है, और ईरानियों की जो वहाँ के लोग थे उनकी बहादुरी की प्रशंसा करता है, बहादुरी की प्रशंसा। लेकिन जब ये देखें कि ये जिन घटनाओं का वर्णन कर रहा है, तो जब ये युद्ध का वर्णन कर रहा है, युद्ध तो सीधा सीधा राजनीति से जुड़ा हुआ मैटर है, लेकिन जब ये युद्ध का वर्णन कर रहा है तो उसके साथ साथ में जो लोग हैं, जो सामान्य जन हैं, उनकी भी ये संस्कृति की और उनके समाज की भी वर्णन करने का प्रयास करता है। समाज, संस्कृति और सामान्य जन, इनका भी वर्णन करता है। सामान्य जन का वर्णन मैंने बता दिया कि जो सैनिक होते हैं उनका भी ये तारीफ करने का प्रयास करता है। और जो इतिहास का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो काफ़ी हद तक ये देने का उसको प्रयास करते हैं कि जो तथ्य हैं उनको किस तरह से हमें जांचना चाहिए और फिर उनके आधार पर हमें हिस्ट्री या फिर कोई भी जानकारी हमें लिखनी चाहिए। तो मैंने बताया कि जब किसी सुनी सुनाई बात का भी जब ये वर्णन करते हैं उसके साथ में ये भी वर्णन करते हैं कि मेरी बात सुनी हुई है, नहीं हमें कैसे पता लग रहा है कि वो सुनी हुई बात है, तो उसका इस तरह से वर्णन करते हैं। लिखते हैं थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है कि उन लोगों के का रंग काला है तो उनकी पर्टिकुलर चीज़ भी काली है, या फिर काफ़ी तरह के ये एक तरह से कहें कि हास्यास्पद वर्णन इनके देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जो सोर्स है उसको भी डायरेक्ट लिख देते हैं कि मैंने ये सुना हुआ है, ये सामान्य तौर पर प्रचलित बातें हैं जो मैं लिख रहा हूँ। तो ये उस पर भी ये ज़्यादा जोर देते हैं कि जो इतिहासकार है उसको प्रेजेंट टाइम का जो है उसको उस अपने आसपास जो देखी हुई चीज़ें उसका वर्णन जरूर करना चाहिए, तभी वो इतिहासकार होता है। तो अगली विशेषता की अगर मैं बात करूं तो बता दिया मैंने, वैज्ञानिक जो है विधि का थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक तरह से कहेंगे वैज्ञानिक जो विधि है इतिहास लिखने की उसका शुरुआत कर देते हैं। जो सोर्सेज इनको इजीली अवेलेबल होते हैं, जो सुने हुए हैं या फिर जो दस्तावेज भी कोई प्राप्त होते हैं या फिर सैन्य अभियानों से जो लोग आए हैं उनसे ये मिलते हैं, तो उनसे सुनी हुई बातें जो हैं, या फिर राजनीति में इनके कोई लोग हैं या फिर इनके अगर पकड़ है वहाँ पर, तो वो सारी जो बातें हैं वो उस तरह से रिसोर्सेज हैं उनका एक कहें कि विस्तृत प्रयोग है अलग अलग सोर्सेज का, विभिन्न सोर्सेज का करते हैं। अगली विशेषता अगर मैं बताऊं तो इन्होंने जो हिस्ट्री शब्द है, हिस्ट्री जो शब्द है उसका पहली बार प्रयोग किया, और हिस्ट्री शब्द का जब ये प्रयोग करते हैं तो वहीं से हमें समझ में आ जाता है कि हिस्ट्री का ये प्रयोग
एज ए स्टोरी में या फिर इस तरह से नहीं करते हैं। इसका जो प्रयोग है ये अनुसंधान के रूप में या फिर इसका जो मीनिंग ये निकालते हैं वो अनुसंधान इसका मीनिंग निकालते हैं कि शोध कार्य जो है वो हिस्ट्री है। तो ये जो भी लिख रहे थे उसको ये हिस्ट्री मानते हैं कि जो है वो शोध करके मैं लिख रहा हूँ। तो उससे भी हमें इनकी पूरी विचारधारा जो हमें एक तरह से समझ में आ जाती है। हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग। प्रथम प्रयोग। कमी मैंने बता दी थी कि ये सुनी सुनाई बातों का वर्णन करते हैं, लेकिन साथ में मैंने ये भी बता दिया था कि जब वर्णन करते हैं तो उसका कमी भी बता ही देता हूं मैं आपको। सुनी सुनाई बातों का वर्णन। उसके साथ में जब ये राष्ट्र की बात कर रहे होते हैं तो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से संबंधित करके जब एक राष्ट्र की बात कर रहे होते हैं तो दूसरे राष्ट्र के संदर्भ में भी उसका वर्णन करते हैं। जैसे कि जब ये अपने ग्रीस की बात कर रहे होते हैं तो साथ में उसका फारसियों से जोड़कर भी उसका वर्णन करते हैं। तो ये तो होगी हेरोडोटस की विशेषताएं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस काल के पूरे जो घटनाक्रम है या फिर इस काल का जो पूरा हिस्ट्री राइटिंग है उसको समझने के लिए। तो एक तरह से कहें कि यही ट्रेंड हमें आगे देखने को मिलता है। या तो इसमें सुधार होता है, तो सुधार जो होता है और चीज़ों में होता है, लेकिन जब लेखन शैली होती है रोमन हिस्टोरियोग्राफी की लेखन शैली रोचक होने के बजाय में एक तरह से आगे जब हम पढ़ेंगे तो आगे ये लेखन शैली नीरस हो जाती है। थुसिडाइडिस का जो लेखन है उसमें और नीरस हो जाती है। फिर आगे पोलिबियस का जो आगे और टाइम आता है तो उसमें बिल्कुल ही नीरस हो जाती है कि वो तो ऐसी हो जाती है कि उसको कोई जल्दी से पढ़ ही ना पाए। थुसिडाइडिस की अगर हम बात करें तो थुसिडाइडिस जो है इनका जन्म 460 BCE में होता है और मृत्यु इनकी होती है 396 BCE में। तो अभी यही काल चल रहा है, लेकिन साथ में इससे आगे जब आएगा वर्णन तो हमें सिकंदर का भी आगे वर्णन देखने के लिए मिलेगा। तो उसके हम आगे चर्चा करते हैं। तो ये जो हिस्ट्री राइटिंग है, हिस्ट्री राइटिंग को हेरोडोटस से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इनकी परंपरा को थोड़ा सा और निखारते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। इनका मैंने बता दिया कि जो लेखन शैली वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। और दूसरा करें कि ये जो पोलिबियस पेलोपोनीसियस ये जो युद्ध है, युद्ध उस टाइम पर हो रहा होता है उसका ये महत्वपूर्ण रूप से वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेनापति होते हैं, इनको लड़ने के लिए भेजा जाता है, एथेंस से होते हैं ये। और जब ये उसमें हार जाते हैं और इनकी सैनिक एक तरह से कहें कि बहुत बड़ी विफलता होती है तो इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। और वहाँ से जब ये निकाल दिए जाते हैं तो ये काफ़ी अपना जो पूरा ध्यान है वो हिस्ट्री राइटिंग के अंदर कर लेते हैं। और उसके बाद में जब निकाल दिया इनको तो दूसरी जगह पे भ्रमण करते रहते हैं। उसी भ्रमण के परिणाम स्वरूप ये बन जाते हैं एक इतिहासकार और ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन ये लिख कर जाते हैं। इनके बाद जब हम बात करेंगे तो वो है जिनोफोन। जिनोफोन जो राइटर है ये स्पार्टा की तरफ से सैनिक होते हैं। अब जो रोमन ये जो ग्रीक जो साम्राज्य है उसके अंदर भी काफ़ी सारे राज्य होते हैं, जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, और इन लोगों के भी आपस में युद्ध चल रहे होते हैं। तो कोई जैसे ये एथेंस से हैं, ये स्पार्टा से हैं, बाद में इनके जो युद्ध होते हैं वो उनका ये वर्णन करते हैं उस प्रकार से, या फिर उसके परिणाम स्वरूप ये लोग राइटर बन जाते हैं। तो इनका जो ये जिनोफोन है, इनका कहने का ये कहते हैं कि जो इतिहासकार है उसको अपने समय में जो वो चीज़ें देख रहा है उसको वर्णन करना चाहिए। और सैनिक अभियान से जब ये निकलते हैं तो विजय होती है इनकी, और विजय के बाद में इनको मिलती है जागीर।
और उस जागीर मिलने के उपरांत इनको समय मिलता है और ये समय निकाल कर क्या लिखते हैं, इतिहास, दर्शन शास्त्र, इस सब का अध्ययन करते हैं और इन सब पर लेखन कार्य ये करते हैं, और साथ में अर्थशास्त्र। ठीक है। जीनोफोन के बाद जो राइटर हम देखते हैं वो आते हैं पोलीबियस। पोलीबियस का जन्म होता है 208 BCE और की मृत्यु होती है 126 BCE में। पोलीबियस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो लेखन शैली एक तरह से कहें कि इन पर वैज्ञानिक तकनीकों पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन साथ में जब ये लिखना शुरू करते हैं तो लिखने की इनकी शैली जो है हेरोडोटस की तरह इनकी कहीं की रोचक नहीं होती है और पढ़ने में ज़्यादा सुगम्य नहीं होती है। तो ये एक बुक लिख कर जाते हैं, आर्कमेनिकल हिस्ट्री। ये इनकी रचना है, या फिर इसको सिर्फ हिस्ट्री भी बोलते हैं कुछ लोग। ये आर्कमेनिकल हिस्ट्री ये एक बुक लिख कर जाते हैं। जो है, जो मैंने युग चक्रवाती जो सिद्धांत बताया था उनका, हिसिडस का, उसमें ये इनका बिलीफ होता है। युग चक्र वाला जो सिद्धांत होता है उसमें इनका बिलीफ होता है। और ये एक रोमन राइटर होते हैं जिनका कि ग्रीक हिस्ट्री के अंदर विशेष योगदान होता है, और ये ग्रीक हिस्ट्री एक तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। अब ये जो लिख रहे हैं तो इनमें क्या इनको फ़ायदा हो रहा है कि जो पहले हेरोडोटस और जो थुसिडाइडिस और जेनोफोन और ये लोग जो पहले लिख कर जा चुके हैं तो उनको ये एज ए सोर्स यूज करते हैं और वहाँ से जो लिखते हैं उनसे प्रेरणा पाते हैं और उसी प्रकार का लेखन ये आगे करने का प्रयास करते हैं एक तरह से। इसलिए मैं कह रहा था कि एक तरह से उनकी नकल भी करने का प्रयास करते हैं। और ये पूरे विश्व को एक साम्राज्य के रूप में देखने की कल्पना करते हैं और विश्व साम्राज्य की बात करते हैं कि पूरा का पूरा विश्व एक साम्राज्य हो। और इतिहास के बारे में इस तरह की अवधारणा देते हैं कि सत्य इतना महत्वपूर्ण है इतिहास के अंदर, सत्य लिखना, कि सत्य व्यक्ति के जीवन में जिस तरह से नेत्र होते हैं उसी प्रकार से इतिहास के लिए सत्य महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति के जीवन में नेत्र। तो क्यों व्यक्ति नेत्रों के बगैर जीवन का मजा उस तरह से नहीं उठा पाता, या फिर कहें कि उस तरह से जीवन को भरपूर नहीं जी पाता है। इसी प्रकार से इतिहास भी सत्य के बगैर अपना संपूर्ण रूप धारण नहीं कर पाता है, वो भी एक तरह से अधूरा होता है या फिर खराब होता है। इनके बाद जब हम बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे रोमन हिस्टोरियंस की। रोमन हिस्टोरियंस में सबसे पहले जो हम कहें कि जिन्होंने एक तरह से नींव डाली, हालांकि करते तो इनके पास सोर्सेज अवेलेबल होते हैं क्योंकि इन्होंने आक्रमण किया होता है यहाँ पे, और जो यहाँ पे छूटा होता है उसका ये प्रयोग करते हैं। तो एक सेकेंड, फेबियस विक्टर एक राइटर हैं, फेबियस विक्टर। और फेबियस विक्टर हैं, ये कहें कि पूर्णतः तो इसकी शुरुआत नहीं करते हैं हिस्ट्री राइटिंग की, लेकिन एक प्रारंभिक बोला जा सकता है जो कि राजकीय संरक्षण में लेखन कार्य करते हैं। और जो रोमन जो हिस्ट्री राइटिंग है उसकी ये एक तरह से प्रारंभ करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरे राइटर हैं वो हैं केटो। केटो जो है उनका जन्म होता है
34 ईसा पूर्व से लेकर इनकी मृत्यु होती है फिर करीब 139 ईस्वी में या फिर, और इनका लेखन किस तरह से महत्वपूर्ण है कि इनको रोमन साम्राज्य, रोमन जो हिस्ट्री राइटिंग उसका एक तो पिता कहा जाता है कि इन्होंने उसकी शुरुआत की या फिर नींव डाली जो रोमन हिस्ट्री राइटिंग है। हालांकि ये भी सारा का सारा जो भी हम इसके अंदर देखेंगे रोमन हिस्ट्री राइटिंग, वो पूरी की पूरी राज्य के संरक्षण में हमें होती हुई दिखाई देगी कि जो भी लेखक लिख रहे हैं वो शासकीय संरक्षण में। क्योंकि जो रोमन साम्राज्य का ये जो काल है, ये जो फर्स्ट से लेकर के फर्स्ट BCE से लेकर के जो फर्स्ट CE का जो काल है, ये हम जैसे गुप्ता काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं, इसी तरह से इसको हम क्लासिकल या फिर क्लासिकल तो नहीं कहते हैं, लेकिन इसको स्वर्ण काल वहाँ का समझा जाता है, वहाँ की संस्कृति के लिए, वहाँ की राइटिंग के लिए, वहाँ के लेखन के लिए, कि इस समय पर बहुत ज़्यादा लेखन कार्य हुआ था और बहुत सारी संस्थाएं और जो संस्कृति है उसका विकास हो रहा था, तो उसको स्वर्ण काल यहाँ पर कहा जाता है। और जो केटो जो है वो एक बुक लिखते हैं ओरिजिन्स, ओरिजिन्स जो ये बुक लिखते हैं वो उसको वो 7 भागों में डिवाइड करके और जो सैनिक होते हैं उनका वर्णन करते हैं। इसको 7 भागों में ये विभाजन करते हैं। ये 7 भागों में, या विभाजन नहीं, एक तरह से कहें कि 7 भागों में पूरी की पूरी पुस्तक पूरी होती है। और इसका सैनिक अभियान जो है उसमें सैनिकों का वर्णन करते हैं, सैनिकों को ये महत्व देते हैं। सैनिकों को महत्व किस प्रकार से देते हैं कि जब हम किसी राजा के या फिर शासक के युद्ध के बारे में बात करते हैं कि उसने फला जगह पर आक्रमण किया और विजय पाली, वो शासक इतना ज़्यादा महान है, तो कहता है उसकी महानता जो है सैनिकों की वजह से ही होती है। अगर सैनिक अच्छे से ना लड़े या फिर सैनिक अपना काम बेहतरी से ना करें तो राजा का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए जो महत्ता है वो है सैनिकों की। सैनिक जब ईमानदारी से लड़ते हैं तभी शासक को विजय हासिल होती है। केटो के बाद जब हम अगले राइटर की बात करेंगे तो वो आते हैं लिवी। अब जो लिवी हैं ये 2 भागों में बांटते हैं पूरे रोम के इतिहास को। पहला तो प्राचीन, लिखना कहाँ है इसको, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे उसमें 3 राइटर महत्वपूर्ण हैं, हेरोडोटस, थुसिडाइडिस और पोलिबियस। इसी तरह से यहाँ पर लिवी और टेसिटस महत्वपूर्ण है। तो लिवी जो है ये सम्राट ऑगस्टस है उसके संरक्षण में एक तो कार्य कर रहे होते हैं, और दूसरा इतिहास को ये 2 भागों में यहाँ पर बांटते हैं, पूरे रोम के इतिहास को। प्राचीन और आधुनिक काल। टेसिटस की अगर बात करें तो टेसिटस जो होते हैं उनको यहाँ का थुसिडाइडिस कहा जाता है, और जो हेरोडोटस है वो मैंने बताया था कि वो केटो को यहाँ का हेरोडोटस या फिर इतिहास का पिता, जो रोमन इतिहास का पिता है उसको केटो को कहा जाता है। यहाँ का थुसिडाइडिस, इनका मैंने काल बता ही दिया आपको, और इनका करीब 120 ई में या फिर CE में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो ये इस समय काल तक जीवित रहते हैं। पूरे के पूरे जो 1 सेंचुरी है उसमें ये हमें दिखाई देते हैं लगभग। लिवी का जो राइटिंग है, लिवी जो एक तरह से देशभक्ति पर ये जोर देते हैं और देश प्रेम पर जोर देते हैं कि जो मनुष्य के अंदर इतिहास जो लिखने का जो उद्देश्य है, वो इतिहास लिखने का उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करे, और उसके अंदर नैतिकता का भाव इतिहास को पढ़ने के बाद जागना चाहिए, तभी इतिहास को लिखना सार्थक है। और इनके अंदर जो हम देखेंगे कि सामान्य जन का जो मुख्यतः वर्णन हमें नहीं मिलता है। जो मुख्यतः हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है वो शासकों का या फिर कुलीन जो लोग हैं उनका यहाँ पर ये वर्णन करने
लग पड़ते हैं। और उसके बाद में टेसिटस भी 2 बुक लिखते हैं, हिस्ट्रीज एंड एनाल्स। ये लोग काफ़ी सारी बुक्स हालांकि लिख के जाते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ किताबें ही प्राप्त होती हैं। तो इस तरह जो महत्वपूर्ण है तो वो 2 किताबें इनकी हमें प्राप्त होती है, हिस्ट्रीज एंड एनाल्स। अब इनकी अगर हम तुलना करें दोनों ग्रीक और रोमन की, तो तुलना मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ये इंडिपेंडेंटली लिख रहे होते हैं और ये रोमन जो लोग लिख रहे होते हैं वो लिख रहे होते हैं राजकीय संरक्षण में। दूसरा कि ये जो लोग पूरे मानवतावाद पर ध्यान दे रहे होते हैं, जहाँ की ग्रीक और रोमन है मानवतावाद पर ये भी ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन ये जब लोग लिखते हैं तो रोमन लोग पूरा का पूरा जो है शासकीय वर्ग पर केंद्रित होकर या फिर उनके इतिहास को महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो इतिहास है उसका उद्देश्य भी मैंने बता दिया था कि राज्य से प्रेम और नैतिकता की भावना उनके अंदर जागृत होनी चाहिए। और ये केवल यहाँ पर अब क्या करने लगते हैं कि सिर्फ घटनाओं को उल्लेख करते हैं। हालांकि उनके जो सोर्सेज थे वो हमें थोड़े से बिखरे हुए मिलते थे कि वो कही सुनी बातों पर भी लिखते थे, और जो और लोगों से उन्हें वृत्तांत कोई प्राप्त होता है तो उसके आधार पर भी वो लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें क्या मिलता है, रोमन जो हिस्टोरियंस हैं उनको क्या मिलने लगता है कि जो ग्रीक हिस्टोरियन जो लिख के गए हैं उसे उन्हें एक विरासत के रूप में या फिर वर्णन के रूप में मिलता है, और उसी के आधार पर वो अपनी जो आगे की इतिहास है उसको लिखना प्रारंभ करते हैं। और इसके अलावा जो मुख्य बात ये होती है कि यहाँ पे जो वो आलोचना कर रहे होते हैं हर पक्ष की, क्योंकि इंडिपेंडेंटली लिख रहे होते हैं, तो एक ये परंपरा ये डाल कर जाते हैं कि थोड़ी सी आलोचना भी हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन जो रोमन जो हिस्टोरियोग्राफी जो हम देख रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा आलोचना का तो पूरा भाव रहेगा ही, जब वो शायद राज्य के संरक्षण में लिख रहे हैं, और दूसरा कि शासक के साथ में प्रशंसा भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। रोमन जो ग्रीक जो हिस्टोरियोग्राफी उसके अंदर विस्तृत चीज़ों का हमें वर्णन देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य लोगों का भी, संस्कृति का भी, और अलग अलग चीज़ों का, युद्ध का भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। जब राज्य की बात करते हैं या फिर स्टेट की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट को कंपेयर करके उसको लिखने का प्रयास करते हैं। वहीं पर जब हम रोमन हिस्टोरियोग्राफी देखते हैं तो वो थोड़ी सी संकुचित मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य उस पर और कहेंगे दरबारों पर केंद्रित हमें मिलती है। वो उसमें आलोचना और बहुत ज़्यादा विस्तृत चीज़ों को उसके अंदर शामिल करने का प्रयास नहीं किया जाता, सामान्य लोगों को शामिल करने का प्रयास नहीं किया जाता, बहुत सारी संस्कृति को उसके अंदर शामिल करने का प्रयास नहीं किया जाता है। और दूसरा कि ये लोग इतिहास के जनक हैं और ये लोग कहें कि इतिहास के अनुकरण करता है, ठीक है, ये इनकी परंपरा को जो आगे लेकर जाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग चीनी इतिहास लेखन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर और हम आगे जो उसके बाद की जो ईसाई की जो परंपरा आती है, और बाद में धीरे धीरे किस तरह से पूरा आधुनिक तक हम विश्व के टर्म में या फिर यूरोप के टर्म में हम आगे बढ़ेंगे। और फिर हम स्टार्ट करेंगे जो मेन जो हिस्ट्री राइटिंग है या फिर कहेंगे फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है, वो हम एक आध लेक्चर के बाद चीनी इतिहास लेखन के साथ साथ एक आध और टॉपिक कंप्लीट करके, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो समझ के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। उसके बाद में हम सीधे कहें कि फिलोसफी पर स्विच कर जाएंगे या फिर कहेंगे आगे बढ़ जाएंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको इनकी ज़रूरत है। आप बोलते तो रहते हैं कमेंट में कि आप क्लास रोज़ लीजिए, तो लेकिन प्लीज़ इसको उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी इनकी ज़रूरत है। इसको लाइक कीजिए, और जो भी अगर आपको कोई दिक्कत अगर आती है, सोर्सेज अगर आपको कुछ पूछने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।